तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अंतरप्रादेपीय झिल्ली बुध नालियों और चादरों का एक बड़ा जाल होती है। पहला ऑप्शन है सीमा, दूसरा राइबोसोम, तीसरा वलय, चौथा जलिका। इसका आंसर है जलिका। अंतरप्रादेपीय जलिका नलिका या चपटी थैली का जाल है जिसे आशय कहा जाता है कि जो एंगल निरंतर झिल्ली द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। अंतःप्रादेपीय जलिका के कार्य कोशिका के विभिन्न भागों के बीच पदार्थ का परिवहन करती है। अपशिष्ट निपटान और कोशिका सफाई प्रणाली के रूप में कार्य करती है। टूटे फूटे कोशिका घटकों को तोड़ती है। इसमें 5 एंजाइम होते हैं जो कोशिका में प्रवेश करने वाले विदेशी सामग्री को तोड़ते हैं। अंतःप्रादेपीय जलिका की खोज 1945 में अल्बर्ट क्लाउड और क्रिस पोर्टर ने की थी। ये 2 प्रकार के होते हैं। रुक्ष अंतःप्रादेपीय जलिका RER सीरम प्रोटीन हार्मोन अन्य पदार्थ का संश्लेषण और स्राव करता है। चिकनी अंतःप्रादेपीय जलिका SER लिपिड और स्टेरॉयड के संश्लेषित करता है। राइबोसोम दानेदार संरचना है जो राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बनी होती है। वे कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और परिणाम स्वरूप इसे कोशिका को प्रोटीन कारखाने के रूप में जाना जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन सा जीव भोजन को ग्रहण कर भोजन को रिक्तता बनाता है? ये अविवम बनाता है। रेक्तिकाएँ कोशिका द्रव में पाई जाने वाली बड़ी झिल्लीदार थैली होती है। ऐसे पदार्थ भंडारण करते हैं जो कोशिकाओं के लिए अनिवार्य के रूप में नहीं होते हैं, जैसे पानी, रस, उत्सर्जी उत्पाद, अन्य सामग्री। खाद्य रेक्तिका वे मुख्य रूप से प्रोटोजुआ प्रोटिस्ट के कोशिका में होते हैं। ये भोजन कणों का निगल कर बनाते हैं, अर्थात लयनकाय और भक्षकाय के संलयन से इस प्रकार पचा हुआ है कि पदार्थ आसपास के कोशिका द्रव में चला जाता है। अविमा तालाब के पानी में पाई जाने वाला एक कोशिकाएं सूक्ष्म जीव है। इसके कोशिका द्रव में अविमा में एक कोशिका झिल्ली, एक गोले घने केंद्र और कई छोटे बुलबुले जैसे रिक्तकाएँ पाई जाती है। अविमा लगातार अपना आकार स्थिति बदलता रहता है। यह एक या एक से अधिक जंगली जैसे परिक्षेपणों को बाहर धकेलता है, जिसे पदार्थ कूटपेट कहा जाता है, ताकि भोजन में स्थानांतरित किया जा सके और पकड़ा जा सके। अविमा कुछ सूक्ष्म जीवों को खाता है और इससे भोजन को आभास होता है तो वह भोजन कणों के चारों ओर पदार्थ को बाहर निकलता है और इसे निगल जाता है। अविमा कोशिका की सतह अस्थायी उंगलियों जैसे विस्तार का उपयोग करके भोजन ग्रहण करता है। इसका देख लीजिए नक्शा कैसे कैसे किया जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है माइक्रोप्लाज्मा में सूक्ष्म कोशिका पाई जाती है। इनमें कौन सा माइक्रोप्लाज्मा क्या कहा है? इसमें सबसे छोटी सूक्ष्म कोशिका पाई जाती है जीवाणु। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है जो नग्न आँखों के लिए उद्देश्य होते हैं। जो जीवाणु हैं वो आँख से नहीं देख सकते हैं। इनका अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। यह पृथ्वी के लगभग 60% जीवित पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह कुछ सूक्ष्म जीव उपयोगी तथा कुछ हानिकारक होते हैं। सूक्ष्मजीवों का जीवाणु, कवक, विषाणु, हरे शैवाल का अर्किया, बैक्टीरिया तथा प्रोटिस्टा में शामिल है। माइक्रोप्लाज्मा का संरचना इस प्रकार होते हैं। जीवाणु के वंश से संबंधित होते हैं। ये अभी तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है और विभिन्न आकृतियों में भी होती है। इनमें कोशिका वृद्धि का पूर्ण अभाव होता है। यह गात सबसे छोटी जीवित कोशिका है और ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है। कई माइक्रोप्लाज्मा जंतु और पादपों को रोगजनक कहते हैं। उदाहरण एम जेनेटेलियम जन नाक के संक्रमण एम निमोनियन अवशिष्ट निमोनियन के कारण होते हैं। विषाणु इन्हें न तो सजीव माना जाता है और न ही निर्जीव। ये कोशिका सूक्ष्मजीव है जो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और लिपिड से बने होते हैं। ये 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक रोगाणु और आकार में सबसे छोटे होते हैं। विषाणु लगभग
प्रत्येक जगह पर उपस्थित होते हैं और ये किसी भी जीवित जीव के संक्रमित कर सकते हैं। ये आनुवंशिकता पदार्थ को लगातार परिवर्तित करते रहते हैं तथा टीकों का प्रतिरोध विकसित करते हैं। विषाणु यही क्षमता इन्हें घातक जानलेवा बनाती है। जैसे उदाहरण के लिए इन्फ्लुएंजा, HIV, कवक एक कोशिकीय बहुकोशिकीय अप्रकाश संश्लेषण जीव होते हैं। इनकी कोशिका वृत्ति काइटिन की बनी होती है। ये प्रकृति में मृत जीवी और परजीवी होते हैं। उदाहरण के लिए ईस्ट कैंडिडा जीवाणु में एक कोशिका सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म होते हैं जिनमें कोई वास्तविकता केंद्रक नहीं होता है। इनमें गति के लिए कोशिका वृत्ति और कोशिकाभिका पूँछ जैसी संरचना पाई जाती है। यह विभिन्न आकृतियों में पाए जाते हैं। क्रोक्सी गोल आकार, वेसिली छड़ी के आकार में, कोको वेसिल छड़ी के संयुक्त, बर्बिया अल्पविराम आकार के, सर्पिलम सर्पिलाकार का। उदाहरण लैक्टोबैसिलस, एस्ट्रोपेटोकोकस निमोनिया। हरे सवाल चौथा ऑप्शन था क्या? हरे सवाल के बारे में जान लेते हैं कि ये भी एक कोशिकीय सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें से कोई वास्तविकता केंद्रक नहीं होता है। इनमें गति के लिए कोशिका वृत्ति का कोशिका पूँछ विभिन्न आकृतियों में पाए जाते हैं। कोकोबैसिल छड़ी और बर्बिया अल्पविराम आकार के, शिल्पविराम आकार का। उदाहरण लैक्टोबैसिलस, एस्ट्रोपेटोकोकस निमोनिया। छठा नंबर क्वेश्चन है कि किस लगभग सभी पौधे को कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तारक काय जो होता है वो सभी पौधों में कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन यही है। तारक काय पशु कोशिकाओं में मौजूद होते हैं और पौधों में कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। ये सूक्ष्म नलिकाएं का संगठित क्षेत्र है जो कोशिका विभाजन के दौरान माइटोटिक सिपिडल स्थिति के व्यवस्थित करते हैं। अब पौधों में एक कठोर कोशिका वृत्ति होती है जो कोशिका विभाजन के दौरान स्वयं धुरी बनाने वाले सूक्ष्म नलिकाएं को व्यवस्थित करती है। तारकाय की संरचना। एक तारकाय एक बैरल के आकार की संरचना है जो पशु कोशिका को आकर्षित कोशिका द्रव में स्थित है। तारकाय की एक जोड़ी ऑर्गेनल स्टोसोम बनाती है। तारकाय एक दूसरे को समकोण पर दो सिलेंडर के रूप में दिखाई देते हैं। तारकाय के दीवार में एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर व्यवस्थित नोड ट्रिपल फाइबर से बनी होती है। प्रत्येक फाइबर में 3 उपकार फाइबर उपनलिकाएं होती हैं जो एक दूसरे को समांतर होती है। यह एक कार्ट व्हील संरचना की तरह दिखाई देता है जिसमें एक केंद्रीय रॉड हब होता है। नीचे दिखाते हैं प्रवक्ता के रूप में प्रत्येक फाइबर से जुड़ा होता है। तारकाय की व्यवस्था स्पेंडल फाइबर गठन के लिए मेटोसिस में शामिल है। स्पेंडल फाइबर एस्टोमियर पर मौजूद किनेटोकोर डिस्क से जुड़े होते हैं। क्रोमैटिक पृथक्करण के दौरान क्रोमैटिक गति में मदद करते हैं। वे मेटोसिस या मायोसिस के दौरान मेटोसिक उपकरण भी बनाते हैं। आदि फ्लैक्लेटस के इन्फ्लुएंजा के लिए वेंसल मोडी के रूप में कार्य करता है। ये ऑप्शन। एक बड़ी केंद्रीय रेतिका पौधे को कोशिका में साइटोप्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। रेतिका को झिल्ली और टाइनोप्लास्ट के रूप में जाना जाता है। इसमें पानी, रस, उत्सर्जन उत्पाद अन्य सामग्री शामिल है जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है। 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम के ऑप्शन देख लेते हैं आंसर। इनमें जो होता है राइबोसोम एक बहुत बड़ी सेलुलर घटक है। क्या है? सेलुलर घटक। ये 70 से राइबोसोम यूनिट होते हैं। 50 और 70 से अनुवाद प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह एंटोवासिक सिद्धांत को प्रस्तावित करता क्लोरोप्लास्ट करता है। जो पादप कोशिका का हिस्सा भी बन जाता है, ये भी है। और इसमें ऑप्शन था 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम होता है कि पादप कोशिका में 3 अलग अलग 80S यूकेरियोट होता था 40 से। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं।
7वां नंबर क्वेश्चन है, आंसर कर जानते हैं कि ना, पहला ऑप्शन है कि सही मिलान करें, तो सही मिलान करते हैं। ए नाभिक कहाँ करता रहता है, नियंत्रण कक्ष है 20 के सेंटर में रहता है। बी नंबर राइबोसोम होता है आत्मघाती का थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। जिसे बताते हैं कि एक कोशिका जीवन में जीवित जीव का सबसे छोटी इकाई है। कोशिका जीव का सबसे छोटी इकाई है। लेकिन सेल एक लैटिन भाषा है जिसका अर्थ होता है एक छोटा कैमरा। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। यह 3 भाग, कोशिका को 3 भाग में झिल्ली होते हैं, नाभिक कोशिका, द्रव कोशिका। साइटोप्लाज्मा अगर छोटे अंग होते हैं जो कोशिका को साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूदा होते हैं। साइटोप्लाज्मिक अंग के उदाहरण माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम भी कहते हैं। इसके नाभिक में देख लेते हैं, नाभिक के बारे में जान जाते हैं कि इसका रॉबर्ट 1831 में रॉबर्ट ब्राउन एक कोशिका केंद्रक की खोज की थी। नाभिक एक प्रोटॉन शब्द की अर्थ है अखरोट गिरी। नाभिक एक दोहरी झिल्ली और यूकेरियोटिक कोशिका अंधरक होते हैं, इसलिए इसे कोशिका नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। राइबोसोम के बारे में कुछ जान लेते हैं। राइबोसोम और लाइबोसोम दोनों, अब तीनों के बारे में जान जाते हैं, कुछ सबको बारे में जान जाएंगे कि राइबोसोम एक डीएनए संबंधित प्रोटीन युक्त कण है। यह द्रव कोशिकाओं को बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। राइबोसोम के प्रमुख प्रोटीन संश्लेषण है और इस प्रक्रिया प्रोटीन संश्लेषण कहावत है। इस प्रकार की उन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। लाइबोसोम को एक छोटी गोलाकार संरचना होती है, साइटोप्लाज्म का वितरित होती है। लाइबोसोम झिल्ली से बंधी कोशिकाएं होती हैं जो अपाचन एंजाइम से भरी होती है, जो एक कोशिका को निपटान प्रणाली के रूप में काम करती है। इसलिए लाइसोसोम कोशिका को आत्मघाता के थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम एक यूरिया कोशिका के रूप में पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्ली होते हैं। बाहरी झिल्ली झुरझुरी होती है जबकि आंतरिक झिल्ली गहराई से मुड़ी होती है। यह एटीपी उत्पन्न करने वाली रासायनिक अभिक्रिया को सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। जीवन के लिए आवश्यकता विभिन्न रासायनिक गतिविधियों को लिए आवश्यक ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एटीपी एडेनोसिन टाइप फास्फोरस अणुओं के रूप में जारी किया जाता है। एटीपी कोशिका को ऊर्जा का मुद्रा भी के रूप में कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ समान संजक अंग की उनका अपना डीएनए राइबोसोम होता है। नाभिक में नियंत्रण कक्ष, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। लाइबोसोम को आत्मघातक थैली कहता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। गोल्जी काय का वर्णन सबसे पहले कार्मिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी क्राया झिल्ली में बंधे कोशिकाओं को ढेर होते हैं। यह कोशिकाओं के निर्मित पदार्थों को भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग में कार्य करता है। गोल्जी कार्य में लाइबोसोम के निर्माण में शामिल होता है और अंतःप्रादीपीय जलिका या झिल्ली से बंधी नलिकाओं को परतों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह लंबी नलिकाओं, गोल या तिरछे थैलों को कोशिका जैसे करते हैं। ईआर कोशिका का कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणु लिपिड निर्माण को मदद करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आद्रसूति विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक एकल कोशिका 2 समान अंतःस्थित कोशिकाओं में विभाजित होता है। समसूति विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एकल कोशिका 2 बार विभाजित होकर 4 कोशिका बनाती है। ना तो एक सही है, ना तो ही 2 सही है।
असूत्रीय विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एकल कोशिका 2 बार विभाजित होकर 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिनमें आनुवंशिक जानकारी का मूल प्राप्त आधा हिस्सा होता है। कथन एक गलत है। असूत्रीय विभाजन के दौरान एक कोशिका 2 बार विभाजित होकर 4 संतृप्त कोशिकाएं बनाती है। यह 4 संतृप्त कोशिकाओं में मूल कोशिका की गुणसूत्रों की संख्या केवल आधी होती है। यह अनगुणित होती है। असूत्रीय विभाजन प्रजनन कोशिकाओं को निर्माण करती है। महिलाओं में अंडाणु और पुरुषों में शुक्राणु। समसूत्री विभाजन में एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ एकल कोशिका में 2 समान संतृप्त कोशिकाओं का विभाजन होती है। समसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका में एक बार विभाजित होकर 2 समान कोशिकाओं में निर्माण करती है। समसूत्री विभाजन का मुख्य उद्देश्य वृद्धि करना और खराब हो चुकी कोशिकाओं पर प्रतिस्थापित करना। कोशिका में सभी जीवित जीवों का मूल संरचना है। कोशिका शरीर के संरचना और प्रदान करती है, भोजन को पोषक तत्व और तत्व ग्रहण करती है, महत्वपूर्ण कार्य करती है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक किस प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती है? वो एटीपी करती है। एटीपी का मतलब होता है कि एडेनोसिन ट्रांसफास्फोरस। ठीक है। कोशिका में उपयोग की जाने में ऊर्जा वाहक होती है। एटीपी फास्फोरस होती है, चीनी राइबोसोम होती है। मुख्य रूप से अणु को एडेनोसाइन 3 फास्फोरस समूह का बना होता है। श्वसन प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिक जैसे ग्लूकोज एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करने के लिए टूट जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी अणुओं का उत्पादन करता है। यही वजह है कि कोशिका में ऊर्जागृह के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। इससे संगठित होकर सेल को ऊर्जा का निर्माण करती है। 1929 में सगरन जर्मन रसायनज्ञ कार्ल लोहोमेन ने एटीपी अणु विकसित किया था। अलेक्जेंडर टॉड ने 1948 में एटीपी अणु का संश्लेषण करने वाले पहले व्यक्ति थे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी कोशिका में होने वाली सभी अभिक्रिया के कुल योग को इस रूप में जाना जाता है, उपापचय के रूप में जाना जाता है। किसी भी कोशिका में होने वाली सभी अभिक्रिया को योग को उपापचय के रूप में महत्वपूर्ण प्रक्रिया के निर्माण के नए कार्बनिक पदार्थ के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। चयापचय अभिक्रिया के कृत्रिम हो जाती है। जीवाणु अणु को संश्लेषित करने के लिए ऊर्जा को उपयोग किया जाता है। अपचय ऊर्जा मुक्त करने के लिए अणु टूट जाते हैं, मामला हो जाता है। ऊर्जा संतुलन के संचालन के लिए ऊर्जा उपलब्ध खाद्य पदार्थ केवल एक चयापचय प्रक्रिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट या जैसे स्टार्च या चीनी एक जीव द्वारा अल्कोहल एसिड में परिवर्तित करते हैं। एस्टरिफिकेशन एक रासायनिक अभिक्रिया है जो अल्कोहल ROH एक कार्बनिक अम्ल है RCOOH के अल्कोहल ROH कार्बनिक अम्ल RCOH के संयोजी एस्टर RCOOR पानी का उत्पादन करती है। रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण कमी के कारण रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें अभिकारक ऑक्सीकरण अवस्था बदल जाती है। जय हिंद, जय भारत। साइंस का दूसरा चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है तारककाय, दूसरा ऋतिका, तीसरा कनिका, चौथा लवक। इसका आंसर है लवक। लवक अर्ध स्वायत्त अंग है जिसमें दोहरी झिल्ली थैले होते हैं। लवक पौधे के कोशिका और कुछ प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लवक अपना आनुवंशिक द्रव्य और DNA होता है। अपने बड़े आकार के कारण सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। लवक वे स्थल है जहां कोशिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों का निर्माण और भंडार किया जाता है। इनमें अक्सर प्रकाश संश्लेषण वर्णक होते हैं और मौजूद वर्णक कोशिकाओं के रंग को बदले या निर्धारित कर सकते हैं। वे 2 मुख्य प्रकार के होते हैं। अवर्णीय लवक रंगीन होते हैं और इसका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य भंडारण के लिए किया जाता है। वर्ण लवक रंगीन होते हैं और वे पर्णपेथिक और ज़ैथोफिल और अन्य जैसे वर्णक के उत्पादन और भंडारण में भूमिका निभाते हैं।
और कुछ कोशिका बारे में और कुछ जान जाते हैं। कोशिका एक पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों मौजूद होते हैं, जबकि अन्य केवल एक के लिए उद्भूति है। पादप और जंतु कोशिका भिन्न होती है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका वृत्ति लवक और बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। जंतु कोशिका में कोशिका वृत्ति लवक और एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका अनुपस्थिति होती है। पादप कोशिका में सामान्यतः लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ उपस्थित होते हैं। दूसरी ओर जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र होते हैं, जो लगभग सभी पौधे कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार को तारकीय लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका मौजूद होते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकेंद्रिकी कोशिका में मौजूदा होता है? प्राकेंद्रिकी कोशिका में मौजूद होता है, कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, दूसरा अंतर्द्रव्यीय जलिका, तीसरा हरित लवक, चौथा लाइसोसोम। इसका आंसर है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य ऐसे हैं पदार्थ है, इसके बारे में कुछ जान जाते हैं। कोशिका द्रव्य होते हैं कि वह कोशिका जिसमें केंद्रक की कला के कारण निर्माण हो पादप कोशिका कहलाती है। शुक्रेंद्रीय कोशिका छोटे होते हैं और अधिक तेजी होते हैं। शुक्रेंद्रीय कोशिका छोटे और तेजी होते हैं। प्रकीर्णन कोशिका का द्रव घने कोनिकाओं में भरा होता है। इनमें से अधिकांश कोनिकाएं राइबोसोम होते हैं। अधिकांश कौन होते हैं? राइबोसोम होते हैं, जिसमें विभिन्न अंगों का समावेश होते हैं। कोशिका द्रव कहलाते हैं। प्राकेंद्रिकी में राइबोसोम कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली के साथ मिलकर पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें अंतर्द्रव्यीय जलिका की कमी होती है। कोशिका द्रव में बैक्टीरियल आनुवंशिक द्रव एक केंद्रीय केंद्र भाव के एक अनियमित आकार के साथ निहित होते हैं, जो पूरे कोशिका द्रव में बिखरा होता है। इम्पोर्टेंट नोटिस की प्राकेंद्रिक कोशिका में आदिम कोशिका होती है, अर्थात उनमें से एक वास्तविक झिल्ली बुद्ध केंद्रक के अभाव होता है। अधिकांश प्रकेंद्रीय बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? अधिकांश केंद्रीय बैक्टीरिया होते हैं। ये प्रकेंद्रीय आनुवंशिक द्रव कोशिका द्रव में नगण्य होते हैं। क्या होते हैं? कोशिका द्रव में